कक्षा 12वीं के हमारे वो विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और हर एक वीडियो में उनके कमेंट आ रहे थे। सभी का कहना था कि सर हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब हमारा जो पेपर है वो 7 मार्च को रहेगा और वो पेपर रहेगा हिंदी विषय का। तो हिंदी विषय में हमें हैप्पी एंडिंग करना है। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 विषय हिंदी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेट रहेगा सी, पूरा सॉल्यूशन के साथ 100% पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। तो जितने भी दोस्त हिंदी विषय में यदि पूरे नंबर आपको लेना है, देखिएगा हिंदी विषय में आपको नंबर किस प्रकार से कट सकते हैं। क्यों? एक ऑब्जेक्टिव गलत, सीधा एक नंबर कट जाएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, तो चिंता किस बात की। जय हो श्री महाकाल की। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपका कोई नंबर ना कटे इसके लिए मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें। हिंदी विषय हैप्पी एंडिंग हमें करना है, लास्ट पेपर में दमदार हमें तैयारी करना है और पूरे नंबर हमारे आना चाहिए अच्छे परसेंट के लिए। हिंदी में पूरे नंबर आ जाना चाहिए 80 में से 80। आइए विद्यार्थियों, कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ चुका है, आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दें, और आपके दोस्त ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको बता दो कि इतना पढ़ ले और बेड़ा पार हो जाएगा बस इतने पढ़ने से। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि हम आपको ABCD 4 सेट प्रोवाइड आपको करवाने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उम्मीद करूंगा सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ गए होंगे। जो नहीं जुड़ा है उसको एक बार शेयर जरूर करेंगे, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें। अगले सेट को प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 23 तक प्रश्नों के आंसर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित रचना या कविता है। देखिए राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है ये आपको बताना है। राम की शक्ति पूजा जो रचना है किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या माखनलाल चतुर्वेदी की? तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगा लेंगे वो लगा लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है। देखिए जो रेडियो होता है ना बच्चों, इसमें कौन होते हैं? पाठक होते हैं या श्रोता होते हैं? तो रेडियो को हम क्या करते हैं? श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोता, यहाँ पर सुना जाता है रेडियो को। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। तो गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है तो निपात शब्द है या तकनीकी शब्द है? तो आप सभी जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है बच्चों किस प्रकार का शब्द है? एक तकनीकी शब्द है ये। तो तकनीकी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में शकुंतला के हृदय से निकलती थी, तो इसमें आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास के हृदय से निकलती थी। सरकारी काम काज की भाषा को कहते हैं। तो इसमें जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, याद रखिएगा। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं तो उसे कहते हैं राजभाषा। राजभाषा आपका उत्तर होगा। महाकाव्य और खंड काव्य काव्य के भेद माने गए हैं। तो यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य जो भेद हैं वो किसके हैं? प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य इसमें उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन क्रमांक आपका है दूसरा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है। जो दुर्मिल सवैया छंद है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपका आंसर 26, 28, 32, 24। बताइए सही उत्तर क्या होगा? देखता हूं हमारे जितने भी टॉपर की श्रेणी में आने वाले स्टूडेंट है वो इसका जवाब मुझे दें कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि इसका सही आंसर कौन देगा। सबसे पहले किसका कमेंट आता है देखते हैं। किसी काव्य को सुनते या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए उसमें मौजूद गुण होता है। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, कोई नहीं। बताइए, आप सभी जानते हैं काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। तो इसमें आपका माधुर्य हो जाएगा। आप थोड़ा वीडियो को रोक रोक कर आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते रहें सभी,
जितने भी हमारी क्लास लाइव में जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं, इसी प्रकार आप लाइव क्लास में जुड़ते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी, कक्षा 12वीं हिंदी विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाले हैं, ताकि आप कक्षा 12वीं में हिंदी विषय में 80 में से 80 नंबर लेकर आ सको। तो यहाँ पर भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? 1556 में, 1760 में, 1880 में या 1560 में? तो इसमें सही आंसर होगा गोवा में खुला, भारत में खुला 1556। उसके बाद में जाति प्रथा दूसरा रूप है। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? देश विभाजन का, श्रम विभाजन का, समाज विभाजन का, गृह विभाजन का। तो इसमें आपका आंसर श्रम विभाजन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक हमारा अगला। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है इंदुमती, अष्टयाम, गोरा बादल की कथा, परीक्षा, गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है आपका, वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है वो देने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहमा। तो इसमें आपका आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। उसके बाद में हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत ही शानदार। अभी तक जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार क्लास को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाए जाते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे? तो राम का गुलाम। राम का गुलाम, राम का गुलाम या राम का दास। ठीक है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया? तो आंसर होगा दान को। इसका आंसर क्या होगा? दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया किसने? ऋषि मुनियों ने। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये पूरे पेज आपके रहेंगे सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया और बाकी आप खुद कर लेना, ऐसा नहीं होगा। पूरे आंसर हम देखेंगे, बस आप बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी पाव है? तो इसका आंसर होगा विवश का। इसमें आप आंसर लगाएंगे विवश। और गण में वर्ण की संख्या होती है, तो इसमें आंसर होगा 3। गण में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? बताइए, रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? तो आंसर होगा उदय भान चरित। उदय भान चरित आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया? तो रावण ने कुंभकर्ण के सामने, किसके सामने किया था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के सामने जानने की इच्छा कहलाती है। तो जानने की इच्छा क्या कहलाती है? वो कहलाती है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे। उसके बाद में आता है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4, जिसमें हम सत्यापत्य देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को देखिए लाइक नहीं किया बिल्कुल भी। जितने भी हमारी क्लास में जुड़ने वाले लाइक सभी कर दें, जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको दिक्कत ना आए और संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर आपका सत्यापत्य लगा लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पहली कहानी है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सत्य। और उमाशंकर जोशी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। अब मुझे आप सभी बताएंगे जवाब, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जब रीतिकाल को नहीं कहा गया, असत्य माना हमने इस बात को, तो किससे कहा गया? फिर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। आप सभी जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो तो जवाब देंगे ही सही, साथ में
जो विद्यार्थी बाद में जुड़ेंगे वो भी इसका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइव क्लास चल रही है, इसमें आप जवाब दें सभी, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होती है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आ जाती है हमारी जोड़ी। जोड़ी में अगर एक नंबर गलत हो गया, अगर इधर ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर आपका एक नंबर भी गलत हो सकता है, अगर बराबर ऑप्शन आए तो फिर ज़्यादा आपके गलत होंगे। देखिए उर्दू फारसी का छंद, देखिए इसमें कौन है, रुबाइया, तो इसको हम रुबाइया से मिला देंगे। उसके बाद कवित्त, कवित्त में 4 चरण होते हैं। कवित्त में कितने चरण होते हैं? 4। भाव पल्लवन, तो भाव पल्लवन का दूसरा नाम भाव विस्तार। शब्द और अर्थ का संबंध, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति। ऊसर में मूसर, तो इसमें होगा आपका व्यर्थ ही बीच में आना। सिंधु घाटी सभ्यता, तो खेतीहर और पशुपालन। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य। इस प्रकार आपकी यहाँ पर जोड़ी हो जाती है। अब हमारे आंसर भी यहाँ पर हमें मिलेंगे, आप बस देखते रहिए और इसका बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन देके और बहुत ही अच्छे से इसका आनंद लें आप। क्वेश्चन क्रमांक आपका है, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा गया है, या फिर आप नई कविता किसे कहते हैं? देखिए नई कविता किसे कहते हैं, या हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं भारतेंदु युग को कहा गया, ये तो जानते हैं आप। लेकिन ये देखते हैं हम नई कविता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा आंसर, पूरा आंसर रहेगा। इस नई कविता, इस वाद का समय सन 1950 से अब तक है, जिस समय अवधि में हिंदी साहित्य में नवीन बिंबों की रचना हुई और सामाजिक यथार्थवाद के बारे में कवियों ने बढ़ चढ़कर लिखा है, उसे ही नई कविता कहा गया है। इस वाद में क्षणवाद को महत्व दिया गया है। ऐसे लिखोगे तो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर यहाँ पर दे दिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 7वां वाला, तो 7वां वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं, माँ ने चांद के टुकड़ा किसे कहा है और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आशय? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर हम देखेंगे, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन हल करना है। उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में बताए दें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें जल्दी से। ये देखिए ये रहा 7वें का आंसर। प्रस्तुत पाठ में कवि कुंवर नारायण भाषा को प्रस्तुत करने के बारे में बताते हैं कि कवि कहते हैं कि जब उन्होंने एक रचना को लोगों के समझ प्रस्तुत करने के लिए उसके अर्थ को सरल करना चाहा तो वे रचना और भी कठोर एवं ज़्यादा उलझ गई। इसके संदर्भ में ही कवि का कहना है कि हमारी रचना की जो भाषा होती है उसका समायोजन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि लोग भी उसे सरलता से समझ सके और हिंदी के कुछ कठिन वर्ण भी उसमें इस्तेमाल हो सके। तो ये आंसर हो गया 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर आपको अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट आप इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, ये वाला करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला करवा दिया। उसके बाद में 8वां वाला, द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं या महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर, या बाजारूपन से लेखक का क्या आशय, डॉक्टर ने जाति प्रथा का आधार किसे माना है? तो ये इनके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, और नीचे हम देखेंगे बाजारूपन से क्या आशय। दोनों के आंसर एक साथ देखेंगे। ये देखिए ये आ चुका है, कितना शानदार लिखा है, आप भी ऐसे ही लिख कर आए अपनी कॉपी में। वे काव्य जिसमें 8 से या उससे अधिक सर्ग हो महाकाव्य कहलाता है, बिल्कुल, और वह काव्य जिसमें 8 से कम सर्ग हो खंडकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंडकाव्य में जीवन के एक अंश का वर्णन होता है। रामचरितमानस कामायनी महाकाव्य, जयद्रथवध और पंचवटी खंडकाव्य। ठीक है, 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल गया। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन का आंसर देख लो। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया,
देखिए बाजारूपन, लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार से खरीदारी करते हैं तो बाजार को सार्थकता प्रदान होती है, परंतु जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का बोध ना हो, सिर्फ मन की शांति के लिए बाजार से खरीदारी करते हो, उनके इसी चरित्र को लेखक ने बाजारूपन कहा है। इस प्रकार के लोग बाजार का कभी भी लाभ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, 2 नंबर यहाँ पर मिल गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन पेपर। आइए आगे की ओर, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सको। यहाँ पर देखिएगा, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? और एकांकी नाटक में दो अंतर, रेडियो नाटक में संवाद का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। और शब्द युग्म के प्रकारों के नाम, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, इन सभी के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा आंसर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले जो हमारे दोस्त आ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये रहा आपका 10वें का आंसर। 10वें का आंसर देखें आप। लेखक को जब पाठशाला भेजा गया वहाँ उन्हें उनके मराठी शिक्षक मिले। वे कविता के बारे में बच्चों को बताते थे। उनका कविता बोलने का ढंग इतना सुंदर था कि सभी बच्चे कई देर तक उनके पाठ में रम जाते थे। लेखक भी जब अकेले भैंस चराने जाते वहीं उनसे प्रेरणा लेकर कविता लिखने लग जाते थे और अपनी कविता शिक्षक को दिखाकर सराहना के पात्र बन गए। ठीक है, और इस प्रकार आपका ये आंसर सही होता है। उसके बाद में यहाँ पर नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में एकांकी में कम पात्र होते हैं और समयावधि भी सीमित होती है। नाटक में अधिक पात्र होते हैं और समयावधि भी लंबी होती है। एकांकी में एक अंक का ही वर्णन होता है, नाटक में कई अंकों का वर्णन होता है। 2 अंक यहाँ पर प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था अगला, शब्द युग्म के प्रकारों के नाम। तो शब्द युग्म के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। उनके नाम होता है समानार्थक, विलोमार्थक, है ना, पुनरुक्ति शब्द युग्म और सार्थक निरर्थक और सार्थक निरर्थक, ये भी हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएंगे। लेकिन मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य उसके आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इतना इसमें लिखना। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी मुझे शब्द युग्म के प्रकारों के नाम सेंड करेंगे। मैंने जो बताए हैं सुनकर भी आप भेज सकते हैं ग्रुप में, माफ़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, या फिर आपने जो भी पढ़ा है उसके नाम आप सेंड करें। उसके बाद में हम बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये है। अगर इस वाक्य को सही करना है तो यहाँ से केवल हटा दो, इसको हटा दो, आपका वाक्य सही हो गया। जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा, तो इस चिंगाड़ने की जगह लिख दो दहाड़ने लगा, सही हो गया वाक्य। ठीक है, लिखा हुआ भी बता देता हूं, ये लिखा हुआ भी देख लीजिए आप, लिखा हुआ भी है। उसके पास मात्र 200 रुपये हैं, शुद्ध हो जाएगा। जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा, जंगल में शेर दहाड़ने लगा, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखना है। बिंब किसे कहते हैं या सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। बिंब किसे कहते हैं, देखिए इसका जो आंसर होगा बिंब किसे कहते हैं, तो काव्य में जब हम ऐसे शब्दों को या भाषा को पढ़ते हैं जिससे हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, उस इमेज को ही क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। और यहाँ पर यह सांगरूपक अलंकार वो अलंकार होता है जिसके उपमान के अंगों सहित उपमेय के अंगों पर
आरोपण किया जाता है वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर हम देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, कुंवर नारायण अथवा शमशेर बहादुर सिंह का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर मैं आपको कुंवर नारायण का बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो कुंवर नारायण को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। आइए देख लीजिए आप भी, ये रहा कुंवर नारायण का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है, सभी क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। देखिए, आमने सामने, चक्रव्यूह, भावपक्ष, दो रचनाएं हो गई, ये भावपक्ष। कुंवर नारायण नई कविता के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार है। उनकी रचनाओं में नवीन प्रयोग एवं सामान्य खड़ी बोली का प्रयोग निकल कर आता है। उनकी रचनाओं में हमें हिंदी लेखन की प्रशंसा एक प्रयोगों के बारे में देखने को मिलती है। कलापक्ष देख लें। कुंवर नारायण ने अपनी रचनाओं में सरल, स्पष्ट तथा सामान्य बोलचाल की भाषा को महत्व दिया। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक दोनों काव्य शैलियों का प्रयोग किया, परंतु उनकी नई कविता मानसिकता के कारण मुक्तक शैली प्रिय रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सभी रस, अलंकार, नवीन बिंब एवं बिंबों का समावेश किया। उसके बाद में हम यहाँ पर साहित्य में स्थान भी इनका देखेंगे। यहाँ पर साहित्य में स्थान देखेंगे, ये रहा साहित्य में स्थान। नई कविता के सुप्रसिद्ध रचनाकार कुंवर नारायण ने छंदवाद को महत्व दिया है और नई कविता में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से कृतार्थ किया है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। इस प्रकार लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर का है, 3 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु या महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा का। ठीक है, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। उसके बाद आगे भी हम बढ़ते रहेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा महादेवी वर्मा के बारे में, रश्मि, निर्जन उनकी 2 रचना हो गई। उसके बाद में यदि हम बात करें, महादेवी वर्मा की भाषा सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। उन्होंने आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी बखूबी किया है। छायावादी रचनाकार होने के कारण उनकी रचनाओं में शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण तथ्यों का भी सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, ये तो गया क्या, भाषा। अब हम शैली को भी यहाँ पर देखेंगे, शैली भी देख लेते हैं। ये रही यहाँ पर शैली, लिखने का जो तरीका है वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए शैली, महादेवी वर्मा ने अपनी काव्यगत रचनाओं में सभी शैलियों का प्रयोग किया है। उन्होंने आलोचनात्मक, विवरणात्मक, चित्रात्मक तथा वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग सुंदरता से किया है। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान देख लो। छायावाद के सुप्रसिद्ध रचनाकार में से महादेवी वर्मा का एक स्थान है महत्वपूर्ण। छायावाद के 4 स्तंभों में उनका योगदान सर्वोपरि है। छायावाद काव्य की सफलता के पीछे उनका मुख्य हाथ है। उनकी रचनाओं में साहित्य को अलग दिशा दी है। उनका स्थान साहित्य में हमेशा सबसे ऊंचा रहेगा। इस प्रकार अगर लिखोगे तो 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहानी के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो होता है कथा वस्तु, कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथोपकथन, संवाद, उद्देश्य। ये इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे और यही आंसर आपका हो जाएगा इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यधिक महत्व है। पर्व किसी भी संस्कृति के वे अंग है जिसके बिना वे संस्कृति अधूरी रह जाती है। पर्व वे हमेशा अवकाश प्रदान करते हैं कि हम जब अपने जीवन के लिए, जीवन के विषय आगे हम बढ़ रहे हैं और पूरा हल करेंगे यहाँ पर।
A to Z क्वेश्चनों के हल हम यहाँ पर कर रहे हैं। बस आप वीडियो को लाइक करते रहें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। आप बिना रुके आप बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम आंसर देख लेंगे, इसका आंसर भी हम देख लेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? भारतीय संस्कृति में किसका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? जीवन प्रवाह की सही दिशा कौन देता है? तो इसी में आंसर मैं बता रहा हूँ, मैंने ढूंढ लिए हैं और लिख लिए हैं यहाँ पर। ये देखिएगा आंसर लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखे आंसर, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों आंसर 3 नंबर का आया है, 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल गए। ठीक है, भारतीय संस्कृति में पर्वों का महत्व, और भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यधिक महत्व है। और ये रहा तीसरा वाला, जीवन प्रवाह को सही दिशा देने वाले पर्व ही होते हैं। पर्व ही हमारे जीवन में ऊर्जा उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 नंबर। उसके बाद में हम नीचे वाला अथवा वाला एक छोड़ रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, अथवा वाला सहित नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन आने वाले वीडियोस आपको अथवा सहित मिलेंगे। तो अगर आप लेना है ना आपको पूरा नंबर, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये तो हमारे तुलसीदास जी वाले पाठ से लिया गया। इस पाठ को किसने लिखा? तुलसीदास जी ने, तुलसीदास ने। और पाठ का नाम क्या है? कवितावली। कवितावली, कवितावली से ये पाठ लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका ये तो बता दिया मैंने, ये वाला बता देता हूँ मैं आप लोगों को। नीचे वाला, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, संदर्भ प्रसंग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करेंगे हम। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश को हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग पाठ से लिया गया है। इसके कवि आलोक धनवाजी है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में कवि ने वर्षा ऋतु के समापन और शरद ऋतु के आरंभ होने पर प्रकृति में जो बदलाव आते हैं उनका वर्णन किया है। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पर। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हो रही अत्यधिक वर्षा अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। भादों के माह में सुबह हुई है, सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा है। जिस प्रकार खरगोश की लाल आंखें उसकी सुंदरता का बखान करती है, अपनी धीमी धीमी शीतलहर से अपने आने का जयघोष करते हुए शरद ऋतु आ रही है। आसमान पूर्णतः साफ हो चुका है, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों को संकेत दे रहा है और उन्हें पतंग उड़ाने के लिए लालायित कर रहा है। इस प्रकार लिख देना। ठीक है, ऐसे लिखोगे पूरे 3 नंबर कोई ने आपसे नहीं छुड़ाए, पूरे आपको मिलेंगे 3 नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम पेज को पलटेंगे और अगले क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है आपका अगला, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इन दोनों में से एक करना है, ये भी संदर्भ प्रसंग है। तो इसमें से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और मैं बता देता हूँ आपको इसमें से काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे वाले पाठ से मैं बता देता हूँ। और ये वाला है आपका काले मेघा पानी दे, ये देखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से, पूरे आंसर आपको देखना है। ये देखेंगे आप, संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश को हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उसके बाद में प्रस्तुत पद्य में लेखक ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सामान्य लोगों के योगदान का व्यंग किया है। उस प्रकार देखेंगे व्याख्या। तो लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति आपस में कभी वार्तालाप करते हैं तो एक बात चिंता का विषय हमेशा बनती है कि हम देश के लिए क्या योगदान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ गलत ठहराते हैं, परंतु क्या हमने कभी इस देश के लिए कुछ किया है? तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, और भी इसका अर्थ आप देख लेंगे यहाँ पर।
ये देखिएगा और भी है इसमें। इस नए समय में लोग अपनी ही इच्छाओं के वशीभूत है। जब हम दूसरे व्यक्तियों से देश में फैल रहे भ्रष्टाचार के बारे में वार्तालाप करते हैं या वार्ता करते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, परंतु क्या इस वाक्य का उत्तर किसी ने ढूंढा है कि कहीं हम स्वयं ही इस भ्रष्टाचार को तो नहीं बढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर विशेष भी देख सकते हैं, सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग, सामान्य लोगों के ऊपर व्यंग भ्रष्टाचार को लेकर, और गद्यांश के बीच में पाठक से प्रश्न। और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा अगला था, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 22। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिलाधीश महोदय को एक प्रार्थना पत्र। और एक क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर 14 था उसको भी हम देख लेंगे। चलो 14वां क्वेश्चन जो ओज गुण का एक आपसे छूट गया था, मैंने बताया नहीं था आपको, तो यहाँ पर इसका देख लीजिए, पहले इसका आंसर भी देख लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा, 14, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। देखिए ये ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पर देख लीजिए। काव्य में जहाँ पर कठोर वर्णों का प्रयोग हो अथवा उत्साह भाव की व्यंजना हो वहाँ पर ओज गुण होता है। ओज गुण वीर रस, भयानक तथा विवश रस में पाया जाता है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये 14 का आंसर भी हमारा हो जाता है। उसके बाद हम वहीं चलेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है हमारा 22 का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा इसका आंसर देखेंगे, सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला केंद्र खरगोन, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे इसमें महोदय, जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, महोदय सविनय निवेदन कुछ इस प्रकार है कि मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, या आप लिख सकते हो हमारी वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है एवं 1 माह के अंतराल के बाद हमारी परीक्षाएं हैं, परंतु मेरे घर के पास कुछ लोग रात भर लाउड स्पीकर चलाकर मेरे अध्ययन में विघ्न होता है, विघ्न डाल रहे हैं। लाउड स्पीकर के कारण मोहल्ले के अन्य बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने की कृपा करें। और इधर आपको नहीं लिखना, यहाँ लिखना है प्रार्थी समस्त विद्यार्थी गण। ठीक है, इस प्रकार अगर गलती करोगे, जैसे कि छोटी मोटी गलती करी आपने, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। 4 का है, 3 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पर कर दी। इस प्रकार आपने लिख दिया है, नाम लिख दिया है, दिनांक में आपने नीचे पहुँचा दिए, इधर आपको ये लिखना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा और क्वेश्चन का नाम है, वो क्वेश्चन रहेगा, आपको बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में क्या है वो भी आप देखो पहले। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय का वार्षिक महोत्सव, दूरदर्शन और छात्र, स्वच्छ भारत अभियान, समाचार पत्र की उपयोगिता। चलिए, तो यहाँ से मैं आपको राष्ट्रीय पर्व एवं स्वतंत्रता के ऊपर निबंध बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको निबंध लिखना है, यदि पूरा नंबर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं निबंध राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, इसकी रूपरेखा बना दी। ठीक है, तो एक नंबर तो रूपरेखा का आपको मिल ही जाएगा इससे ही, है ना। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना, स्वतंत्रता दिवस वे दिवस होता है जिस दिन किसी भी राज्य को बाहरी बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक राज्य का अपना निजी स्वतंत्रता दिवस होता है। स्वतंत्रता दिवस एक राज्य के पराक्रम का प्रतीक होता है, लोगों के द्वारा दिया गया बलिदान एवं संघर्ष का ही परिणाम होता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर राज्य की जगह हम देश लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देश, क्योंकि स्वतंत्र तो देश हुआ था, राज्य की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो देश यहाँ पर हम ज़्यादा बेटर लेंगे। भारत का इतिहास स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, पूरा ये निबंध है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और ये स्वतंत्रता दिवस का महत्व। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
उपसंहार हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा निबंध क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पूरा निबंध हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से लिख कर आएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का हल मैंने आप लोगों को आंसर सहित करवा दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपको पीडीएफ वहाँ नहीं मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको टेलीग्राम इसी वीडियो के लिंक में दे रखी है। और अगर आप फिर भी पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको हम बताएंगे, डायरेक्ट आपसे बात करेंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।